नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। यूरोपियन आयोग की प्रमुख भारत यात्रा पर है और आज भारत और ईयू के बीच में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर बात हुई है। पीएम मोदी और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के बीच हुई आज की बैठक कैसे दोनों पक्षों के लिए मील का पत्थर साबित होगी, इस विषय पर करेंगे आज हम विस्तार से चर्चा। होगी बात दिल्ली में स्वास्थ्य पर आई एक और सीएजी की रिपोर्ट की भी कि आखिर क्यों उसको लेकर लगातार मचा है घमासान। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने की यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ द्विपक्षीय वार्ता। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, रक्षा, सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों पर बात। पीएम मोदी ने दोनों के बीच जल्द से जल्द एफटीए और निवेश सुरक्षा समझौते पर दिया जोर। केजरीवाल सरकार के दौरान दिल्ली के सार्वजनिक पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं पर सीएजी की रिपोर्ट पेश। गंभीर कुप्रबंधन और वित्तीय लापरवाही का खुलासा। बीजेपी ने कहा केजरीवाल के हेल्थ क्रांति के दावे हुए तार-तार। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री की अगुवाई में केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच बैठक। महिला सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जैसे मुद्दों पर हुई बात। अमित शाह ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर दिया जोर। उत्तराखंड के माड़ा गांव में हिमस्खलन के कारण दबे 57 मजदूरों में से 32 को सुरक्षित निकाला गया। बाकी मजदूरों के लिए बचाव अभियान जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी के साथ ही आईटीबीपी और एनडीआरएफ के डीजी से की बात। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आई अच्छी खबर। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में विकास दर बढ़कर हुई 6.2%। जुलाई से सितंबर की तिमाही में 5.6% की थी वृद्धि दर। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित सूफी संगीत महोत्सव जहान ए खुसरो में भाग ले रहे हैं। यह महोत्सव 2 मार्च तक चलेगा और इसमें दुनिया भर के कलाकार सूफी संगीत, कविता और नृत्य प्रस्तुत करेंगे। यह महोत्सव प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली द्वारा 2001 में शुरू किया गया था और इस साल इसका 25वां संस्करण मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेह बाजार का भी दौरा करेंगे, जहां एक जिला और एक उत्पाद योजना के तहत हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाएंगे। और खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के चमोली में मौसम की मार ने कई जिंदगियों पर खतरा मंडरा रहा है। माड़ा जिले के पास आए एवलांच में 57 मजदूर फंस गए थे और अब तक 32 मजदूरों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि बाकी मजदूरों को निकालने के लिए तमाम एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। लेकिन खराब मौसम और भारी बर्फबारी के चलते राहत कार्य में चुनौतियां सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा गांव के पास आए भीषण एवलांच के कारण निर्माण कार्य में लगे बीआरओ के 57 मजदूर फंस गए। अब तक 32 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि बाकी मजदूरों को निकालने के लिए आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें युद्ध स्तर पर राहत अभियान चला रही हैं। लेकिन खराब मौसम और भारी बर्फबारी के चलते राहत कार्य में चुनौतियां आ रही हैं। एयरफोर्स से भी संपर्क किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए है और मजदूरों के रेस्क्यू के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। इस घटना पर गृह मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात हुई। हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से लगा हुआ है।
वहीं उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि पुलिस और अन्य एजेंसियां मौके पर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं एनडीआरएफ महानिदेशक पीयूष आनंद ने कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमों को भेजा गया है। ग्लेशियर नीचे आने के कारण 57 लोग दबने की सूचना है और उसमें से 10 लोगों को निकाला गया है। मौके पर लगभग 60 लोगों की टीम हमारी मौजूद है। वो लगातार रेस्क्यू का काम कर रही है। पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, 6 फीट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, इससे रेस्क्यू के काम में दिक्कत हो रही है। एनडीआरएफ की 4 टीमें ऑलरेडी हम लोगों ने मोबिलाइज कर दी हैं और माननीय गृह मंत्री जी खुद इस ऑपरेशन को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। एनडीआरएफ के अलावा आईटीबीपी की टीम्स जो ऑलरेडी वहाँ लगी हुई हैं, आर्मी की टीम्स वहाँ लगी हुई हैं, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। ग्लेशियर हिमस्खलन के बाद भारतीय सेना की माउंटेन ब्रिगेड की एक समर्पित रेस्क्यू टीम को तैनात किया गया है। बचाव कार्य में 7 अधिकारी, 17 जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और 150 अन्य जवान शामिल किए गए हैं, जो कठिन परिस्थितियों में लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम को भी तैनात किया गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ संजीव सुंदरयाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव जी, जो कि जनसंपर्क अधिकारी हैं रक्षा मंत्रालय के। मनीष जी, स्वागत है आपका। समझना यही चाहेंगे कि इस वक्त का अपडेट क्या है। 32 का आंकड़ा आपने सुना कि 32 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया है, क्या इसको अलावा भी कोई अपडेट आप साझा करना चाहें इस वक्त हमसे? जी, मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। सुबह 7:15 बजे तकरीबन ये एवलांच आया था और उसके बाद 8 बजे से फर्स्ट रिस्पॉन्डर इंडियन आर्मी की टीम जो वहाँ पे माना पोस्ट में थी, उसमें तकरीबन 170 ऑफिसर जेसीओ जवान, जैसा आपने बताया, वो पहुंच गए थे वहाँ पे और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी थी। 2 डॉक्टर और एम्बुलेंस और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट भी लगा दिए थे। अभी तक ये एक सूचना मिली है जिसमें 10 जो लोग थे उनको रेस्क्यू किया था इंडियन आर्मी में, जिनमें से 4 की हालत थोड़ी सी गंभीर थी और 6 लोग को माइनर इंजरी थी, तो ठीक थे। और इसमें जो लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि 22 लोग जो थे वो पीछे की तरफ से निकल चुके हैं, जो एस्केप कर लिया है उन्होंने, और वो सकुशल हैं। तो टोटल जो इस समय तक रेस्क्यू हो चुका है वो 32 लोगों का हो चुका है और अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से तकरीबन 25 लोग हैं जो अभी फंसे हुए हैं, जिसके लिए इंडियन आर्मी अभी भी लगी हुई है। जी कर्नल मनीष, क्या जो 25 लोग फंसे हैं, क्या संपर्क हो पाया उनसे? भले ही हम पहुंच नहीं पाए हैं, बट क्या ड्रोन के थ्रू या किसी भी तरीके से उन तक हम बात कर पाए हों, उनकी सुरक्षित होने की कोई जानकारी, इसको लेकर कोई अपडेट? अरे जी, इस समय आपको मैं वहाँ के वेदर का बताता हूँ। इस समय बहुत भीषण बर्फबारी हो रही है वहाँ पे और इंडियन आर्मी इस समय अकेली ही फौज लगी हुई है वहाँ पे, जो इस समय उसको रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। कोशिश हम लोगों ने पूरी करी है कि उनसे संपर्क साधा जाए, लेकिन क्योंकि वो बर्फ बहुत ज्यादा है, वेदर बहुत खराब है और जो वेदर कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। और अभी रात में भी आर्मी, अभी जो मेरी बात हुई थी तकरीबन आधे घंटे पहले, कि ऑपरेशन अभी चल रहा है और वो लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय बहुत ही ज्यादा बर्फबारी बढ़ गई थी तो थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन रुका गया है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बर्फबारी में कमी होगी तो उनको निकाला जाएगा। सभी जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाले जाने की कोशिश फिर से चालू की जाएगी। जी सर, भौगोलिक जी आप अपनी बात पूरी करें। जी, और आगे का जो कार्रवाई उन्होंने ये बताया, जो 4 लोग थे वहाँ पे क्रिटिकल थे, उनको जो डॉक्टर्स थे वहाँ के आर्मी के डॉक्टर्स, उन्होंने उनका ऑपरेशन किया है, जो भी उनपे बचाव जो भी उपचार होता है वो किया है। एक लेबरर था जिसपे सिर पे चोट लगी थी, उसको टाके लगा के और दूसरों को उनकी स्थिति को स्टेबल करने की कोशिश की गई है। सर, मैं समझना ये चाहता हूं कि रात भर ऑपरेशन चला सकने को लेकर हम क्या इक्विप्ड तरीके से वहां पे हमारी इस वक्त मौजूदगी है और कैसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, क्योंकि सेना ही नहीं बल्कि अन्य आईटीबीपी या अन्य एजेंसीज भी इसमें मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स किस तरह से चल रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। थोड़ा मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि वहां पे वेदर काफी खराब था, तो आईटीबीपी का कुछ सपोर्ट हमारे पास सेना के पास है, लेकिन बाकी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स अभी वहां पहुंच नहीं पाई हैं। तो आप ये मोटा मोटा समझ सकते हैं कि शुरू से लेके अभी तक आर्मी की जो यूनिट वहां पे तैनात थी वही लगी हुई है। और आज की तारीख में मेरे कमांडर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया है कि कल हम लोग आज रात तो ऑपरेशन हम लोग चालू रखेंगे और कल की तारीख में सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो लोग निकल चुके हैं उनकी मदद से जो फंसे हुए लोग हैं उनको ईयरमार्क करके उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। और जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि रास्ते आगे आने पीछे जाने के बंद हो चुके हैं, उनको किसी तरह निकालने का बंदोबस्त किया जाएगा।
जी सर, अभी तक जो तस्वीरें आई उसमें हमने देखा कि सेना के जवान पैदल बड़ा मुश्किल दुर्गम रास्तों से जा रहे हैं और या बचा के सुरक्षित कई मजदूरों को ला रहे हैं। तो ये कितना लंबा वो इलाका है जहां पे सिर्फ पैदल जा सकने की ही इस वक्त स्थिति है, उसके बारे में कुछ अगर जानकारी आप दे सके तो। जी, इस समय ऐसा है, वैसे तो वहाँ पे अपना नॉर्मल आवागमन हो सकता था, लेकिन क्योंकि इस समय बर्फबारी बहुत ज्यादा हो गई है, लैंडस्लाइड्स हो गए हैं और इस तरह से स्नो स्टॉर्म आ रखा है, तो इस समय आने और जाने की सभी सड़कें बंद हैं। इसीलिए सारा काम जो है वो पैदल ही करना पड़ रहा है। तो हमने जो इंजीनियर इक्विपमेंट लगाए हैं उसकी मदद से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सेना थोड़ा रास्ता बना सके जिसमें जितने भी एम्बुलेंस है या जो लोग हैं वो आगे तक बढ़ सकें, ताकि आगे से आगे जाके जहां पे भी लोग फंसे हुए हैं वहां से उनको निकालने की कोशिश की जा सके। जी सर, मौसम को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट से भी आप लोग लगातार संपर्क में होंगे, क्योंकि आपने जानकारी दी कि अभी भी बर्फबारी हो रही है, थोड़ा सा कम जरूर हुई है। अभी रात भर या आने वाले कल को लेकर किस प्रकार का प्रेडिक्शंस है? जी, मेरी आधा घंटे पहले बात हुई थी वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं अफसर, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि इस समय बर्फबारी जो है वो बहुत ही भीषण हो गई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा सा कमी होगी उसमें तो ऑपरेशन को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। बर्फ और वेदर को आप और मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम ये है कि इन दुर्गम स्थितियों के बावजूद भी इंडियन आर्मी कोशिश कर रही है कि जितने भी लोग वहाँ पे हैं उनको सकुशल सुरक्षित निकाल लिया जाए, और इसी प्रयास में आईबेक्स ब्रिगेड और इंडियन आर्मी लगी हुई है। जी सर, आपने जानकारी इस बात को लेकर भी दी कि वहाँ एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, तो आसपास नियरेस्ट अस्पताल कितना दूरी पे है, उसको लेकर किस प्रकार के इंतजाम है? क्योंकि मौसम सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन अगर हम जैसे ही सफल होते हैं और मजदूरों को वहाँ से निकालने में, तो उन्हें फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी ही, उसको लेकर किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन? जी, अभी तो जो एम्बुलेंसेज वहाँ पे हैं वो आर्मी की ही एम्बुलेंस है, मेडिकल कोर की एम्बुलेंसेज हैं। वहाँ पे 2 डॉक्टर्स हैं और उनका स्टाफ है, और उनका जो ट्रीटमेंट का जो तैयारी है वो पूरी है, और वो जो भी क्रिटिकल लोग हैं वहाँ पे उनको वैसे भी उपचार कर रहे हैं। और उनका इरादा यही है कि सबसे पहले जब सुबह होती है तो उनको जो एक्चुअली पीछे जाने वाली जितनी सड़कें हैं वो सब ब्लॉक हो रखी हैं इस समय, तो कोशिश यही रहेगी सुबह की जैसे कि पीछे की सड़क खोल के और उनको पैदल के रास्ते या गाड़ी के रास्ते उनको किसी तरह इवैक्यूएट किया जा सके। जी सर, जो भी 32 मजदूर अभी तक सुरक्षित निकाले गए आप लोगों के तमाम प्रयासों के बाद में, उन्होंने किस प्रकार की जानकारी दी है और कैसे ये पूरी घटना हुई और क्या एक स्थिति थी उस वक्त जब ये पूरा वाकया पेश आया, उस बारे में कुछ आप अगर जानकारी दे सकें तो। ये अभी तक जो जानकारी हासिल हुई है उसमें वही था कि सुबह तकरीबन 7:15 बजे का टाइम था जब ये सडनली एक ग्लेशियर का टुकड़ा फिसल के उस कैंप के ऊपर आ गया था और इसमें सब मजदूर दब गए थे। तो जो लोग किनारे की तरफ थे उनको पहले रेस्क्यू कर लिया गया है, और जो लोग पीछे की तरफ थे, पहाड़ी के पीछे की तरफ, तो जो लोग निकल पाए वो लोग निकल गए। और अभी जो बीच में थे जो लोग जिनके ऊपर बर्फ की इस समय काफी मोटी चादर लगी पड़ी हुई है। कर्नल मनीष, तो आपको शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत थैंक यू, आपने इस अपडेट को हमारे साथ साझा किया। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल इस वक्त एक दूसरी खबर का रुख करते हैं और जो दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां पे दिल्ली में जश्न खुसरो एक तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो किस प्रकार की तस्वीरें रही, आइए आपको वो भी दिखाते हैं।
कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर कर्ण सिंह जी, मुजफ्फर अली जी, मीरा अली जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज जहान खुसरो में आकर मन खुश होना बहुत स्वाभाविक है। हजरत अमीर खुसरो जिस बसंत के दीवाने थे, वो बसंत आज यहाँ दिल्ली में मौसम है ही नहीं, बल्कि जहान खुसरो के इस आबो हवा में भी धुला हुआ है। हजरत खुसरो के शब्दों में कहें तो सकल बन फूल रही बरस सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, अम्बवा फूटे टेसू फूटे, कोयल बोले डार डार। यहां माहौल वाकई कुछ ऐसा ही है। यहां महफिल में आने से पहले अभी मुझे तह बाजार घूमने का मौका मिला। उसके बाद बागे फिरदौस में कुछ साथियों से भी अलब जलब दुआ सलाम हुई। अभी नजरे कृष्णा और जो विभिन्न आयोजन हुए, असुविधा के बीच कलाकार के लिए माइक की अपनी एक ताकत होती है, लेकिन उसके बाद भी प्रकृति के सहारे उन्होंने जो कुछ भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया, शायद उनको भी थोड़ी निराशा हुई होगी। जो लोग इस आनंद को पाने के लिए आए थे, उनको भी शायद निराशा हुई होगी। लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर भी जीवन में बहुत कुछ सीख दे करके जाते हैं। मैं मानता हूं आज का अवसर भी हमें सीख दे करके जाएगा। साथियों, ऐसे मौके देश की कला संस्कृति के लिए तो जरूरी होते ही हैं, इनमें एक सुकून भी मिलता है। जहान खुसरो का ये सिलसिला अपने 25 साल भी पूरे कर रहा है। इन 25 वर्षों में इस आयोजन का लोगों के जहन में जगह बना लेना, ये अपने आप में इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं डॉक्टर कर्ण सिंह जी, मित्र मुजफ्फर अली जी, बहन मीरा अली जी और अन्य सहयोगियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहान खुसरो का ये गुलदस्ता इसी तरह खिलता रहे, मैं इसके लिए रूमी फाउंडेशन को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। आज मैं सुंदर नर्सरी आया हूं तो हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान को भी याद आना मुझे बहुत स्वाभाविक है। सुंदर नर्सरी को सजाने संवारने में उनका जो योगदान है, वो लाखों कला प्रेमियों के लिए वरदान बन गया है। साथियों, गुजरात में सूफी परंपरा का बड़ा सेंटर सरखेज रोजा रहा है। वक्त के थपेड़ों में एक समय उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। जब मैं मुख्यमंत्री था तब उसके रिस्टोरेशन पर काफी काम करवाया गया था। और बहुत कम लोगों को मालूम होगा, एक जमाना था जहां सरखेज रोजा में बड़ी धूमधाम के साथ कृष्णोत्सव मनाया जाता था और बहुत बड़ी मात्रा में मनाया जाता था। और आज भी यहां कृष्ण भक्ति के रंग में हम सब रंग गए थे। मैं सरखेज रोजा में होने वाले सालाना
सूफी संगीत कार्यक्रम में शिरकत की अवसरन किया करता था। सूफी संगीत एक ऐसी साझी विरासत है जिसको हम सब मिलजुल कर जीते आए हैं। हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं। अभी यहां नजरे कृष्णा की जो प्रस्तुति हुई उसमें भी हमारी साझी विरासत की झलक दिखाई देती है। साथियों, जहान खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। शायद इसलिए जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमी से जुड़ गई हो। यहां बाबा फरीद की रूहानी बातों ने दिलों को सुकून दिया। हजरत निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए। हजरत अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ। बन के पंछी भय बावरे, बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब बन की डारी। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी और इसलिए उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहान खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है। साथियों, किसी भी देश की सभ्यता उसकी तहजीब को स्वर उसके गीत संगीत से मिलती है। उसकी अभिव्यक्ति कला से होती है। हजरत खुसरो कहते थे, भारत के संगीत में एक सम्मोहन है, एक ऐसा सम्मोहन कि जंगल में हिरण अपने जीवन का डर भूलकर स्थिर हो जाते थे। भारतीय संगीत के इस समंदर में सूफी संगीत एक अलग रौ के तौर पर आकर मिला था और इस समंदर की खूबसूरत लहर बन गया। जब सूफी संगीत और शास्त्रीय संगीत की वो प्राचीन धाराएं एक दूसरे से जुड़ी तो हमें प्रेम और भक्ति की नई कल कल सुनने को मिली। यही हमें हजरत खुसरो की कवाली में मिली। यही हमें बाबा फरीद के दोहे मिले, बुल्ले शाह के स्वर मिले, मीर के गीत मिले। यहां हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। इन संतों और औलियों ने भक्ति को एक नया आयाम दिया। आप चाहे सूरदास को पढ़ें या रहीम और रसखान को, या फिर आप आंख बंद करके हजरत खुसरो को सुने। जब आप गहराई में उतरते हैं तो उसी एक जगह पहुंचते हैं
ये जगह है आध्यात्मिक प्रेम की वो ऊंचाई जहां इंसानी बंदी से टूट जाती है और इंसान और ईश्वर का मिलन महसूस होता है। आप देखिए, हमारे रथखान मुस्लिम थे, लेकिन वो हरिभक्त थे। रथखान भी कहते हैं, प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होई दुवैयो लसई, जो सूरज और धूप। यानी प्रेम और हरि दोनों वैसे ही एक ही रूप है जैसे सूरज और धूप। और यही एहसास तो हजरत खुसरो को भी हुआ था। उन्होंने लिखा था, खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यानी प्रेम में डूबने से ही भेद की बाधाएं पार होती है। यहां अभी जो भव्य प्रस्तुति हुई, उसमें भी हमने यही महसूस किया है। साथियों, सूफी परंपरा ने न केवल इंसान की रूहानी दूरियों को खत्म किया, बल्कि दुनियावी दूरियों को भी कम किया है। मुझे याद है साल 2015 में जब मैं अफगानिस्तान की पार्लियामेंट गया था, तो वहां मैंने बड़े भाव भरे शब्दों में रूमी को याद किया था। 8 शताब्दी पहले रूमी वहां के ही बल्ख प्रांत में पैदा हुए थे। मैं रूमी के लिखे का हिंदी एक तर्जुमा जरूर यहां दोहराना चाहूंगा, क्योंकि ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक है। रूमी ने कहा था, शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं। शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं, क्योंकि फूल बारिश में पैदा होते हैं, तूफान में नहीं। उनकी एक और बात मुझे याद आती है। मैं थोड़ा देशज शब्दों में कहूं तो उसका अर्थ है, मैं ना पूरब का हूं ना पश्चिम का, ना मैं समंदर से निकला हूं और ना मैं जमीन से आया हूं। मेरी जगह कोई है ही नहीं। मैं किसी जगह का नहीं हूं, यानी मैं सब जगह हूं। ये विचार, ये दर्शन वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना से अलग नहीं है। जब मैं दुनिया के विभिन्न देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो इन विचारों से मुझे ताकत मिलती है। मुझे याद है जब मैं ईरान गया था, तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय मैंने वहां मिर्जा गालिब का एक शेर पढ़ा था, जनुनत गर्बे नफ्से खुद तमाम अस्त, जे काशी पाबे काशान निम गाम अस्त। यानी जब हम जागते हैं तो हमें काशी और काशान की दूरी केवल आधा कदम ही दिखती है। वाकई आज की दुनिया के लिए, जहां युद्ध मानवता का इतना बड़ा नुकसान कर रहा है, वहां ये संदेश कितने काम आ सकता है। साथियों, हजरत अमीर खुसरो को तृतीय हिंद कहा जाता है। भारत की तारीफ में, भारत से प्रेम में उन्होंने जो गीत गाए हैं, हिंदुस्तान की महानता और मनमोहकता का जो वर्णन किया है, वो उनकी किताब नू सिफर में देखने को मिलता है। हजरत खुसरो ने भारत को उस दौर की दुनिया के तमाम बड़े देशों से महान बताया। उन्होंने संस्कृत को दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा बताया। वो भारत के मनुष्यों को बड़े बड़े विद्वानों से भी बड़ा मानते हैं। भारत में शून्य का, गणित और विज्ञान और दर्शन का ये ज्ञान कैसे बाकी दुनिया तक पहुंचा, कैसे भारत का गणित अरब पहुंचकर वहां पर जाकर के हिंदसा के नाम से जाना गया। हजरत खुसरो न केवल अपनी किताबों में इसका जिक्र करते हैं, बल्कि उस पर गर्व भी करते हैं।
गुलामी के लंबे कालखंड में जब इतना कुछ तबाह किया गया, अगर आज हम अपने अतीत से परिचित हैं तो इसमें हजरत खुसरो की रचनाओं की बड़ी भूमिका है। साथियों, इस विरासत को हमें निरंतर समृद्ध करते रहना है। मुझे संतोष है जहां खुसरो जैसे प्रयास इस दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं और अखंड रूप से 25 साल तक ये काम करना ये छोटी बात नहीं है। मैं मेरे मित्र को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। कुछ कठिनाइयों के बीच भी इस समारोह का मजा लेने का कुछ अवसर भी मिल गया। मैं इसके लिए मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां खुसरो उस कार्यक्रम की जो दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। उन्होंने वहां पे जो कार्यक्रम था सूफी संगीत का कार्यक्रम, उसका उन्होंने वहां पे देखा। उसके बाद अपने विचारों को भी व्यक्त किया। सीधे तौर पे उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे हिंदुस्तान की तमीज़ तहजीब में, विरासत में सूफी और सूफी कलाम से लेकर तमाम जो संगीत है वो अपने आप में रचा बसा हुआ है। और कैसे हिंदुस्तान में जब सूफी परंपरा आई उसके बाद वो हिंदुस्तान की ज़मीन से रचती बसती हुई यहीं पर मिल गई है और ये परंपरा लगातार एक तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने संबोधन में बड़ी बातें कही, उसका भी हम जल्दी से जिक्र करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के संबोधन में अपने आप में कई बड़ी बातें थी। उन्होंने कहा कि लोगों के जहन में जगह बना लेना जहां खुसरो की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 25 साल लगातार निरंतर ये प्रयास चला है। ये 25वां साल था। किसी भी देश की सभ्यता, उसकी तहजीब को स्वर उसके गीत संगीत से मिलते हैं और यही बाहर के लोगों को किसी देश को समझने का एक सबसे बड़ा जरिया होता है। ये बात प्रधानमंत्री ने सामने रखी। उन्होंने कहा कि भारत में सूफी परंपरा ने अपनी अलग पहचान बनाई और ये आज की नहीं बल्कि दशकों और सदियों पुरानी परंपरा है जिसने भारत की रिवायत को एक तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है, यहाँ की एकता को बढ़ाया। उन्होंने कहा ऐसे मौके देश की कला संस्कृति के लिए ज़रूरी हैं। जो ये जहाँ खुसरो जश्न मनाया गया, एक प्रकार के जो मौके हैं वो देश की कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बाबा फरीद, अमीर खुसरो, रहीम, रस खान ने भक्ति को नया आयाम दिया और सभी की विशेषताओं के आधार पर कैसे देश दुनिया में एकता का एक संदेश जाता है, आध्यात्मिक एकता का एक संदेश जाता है, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने तमाम बड़े बड़े सूफी संतों के नामों के साथ, उनकी बातों के साथ किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू है और ये मिट्टी की खुशबू जिसमें सारी रिवायतें बसी हुई हैं और ये हिंदुस्तान की खुशबू या उसकी मिट्टी की खुशबू के तरीके से चारों ओर फैली हुई दिखाई पड़ती है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी, जन्नत के एक महकते हुए गुलदस्ते के तौर पर की थी। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा किस तरीके से हिंदुस्तान अपने आप में एक जन्नत की तरीके से है और इसका एक सोच, इस विचार को आगे बढ़ाने का काम अमीर खुसरो ने किया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां हर रंग का फूला हुआ एक तरीके से फूल नजर आता है और इस गुलदस्ते में तमाम वो रंग हैं जो जन्नत के इस बगीचे को सुंदर बनाते हैं और दुनिया को आकर्षित करते दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि रमज़ान के मुबारक महीने से पहले सभी देशवासियों को उन्होंने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में रमज़ान का पवित्र महीने की शुरुआत होने वाली, उससे पहले वहां मौजूद लोग और देश भर के लोगों को उन्होंने एक तरीके से शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की मौजूदगी और सूफी परंपरा कैसे देश की एकता अखंडता के लिए एक लंबे समय से एक काम करती रही और कैसे वो विचार आज भी युद्धग्रस्त दुनिया के बीच में शांति का एक बड़ा संदेश देता है, इस बात को भी प्रधानमंत्री इस मंच से कहना नहीं भूले। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।